हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड पेपर 2019 पे। और राजस्थान बोर्ड पेपर 2019 में भी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक की, ठीक है ना। उससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, सबके पार्ट मैंने बना दिए। 1 से 10 का बनाया था, 11 से 15 तक हमने बात की थी, 16 से 20 पे। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 21 से 25। और ये सेक्शन सी में आता है, जिसमें 3-3 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ चैप्टर्स में ऑप्शंस भी आता है, तो क्वेश्चंस आपको साथ साथ स्क्रीन पे मिल जाएंगे। फिर भी मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे साथ साथ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड पेपर 2019 सेक्शन सी। और उसमें भी हम क्वेश्चन कौन से लेने वाले हैं, 21 से लेके 25 तक की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन 21 के क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 3 नंबर में है। और ये आपका राजस्थान बोर्ड पेपर 2019 का है। और 9 के चैप्टर से, आपका इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से है ये क्वेश्चन। आपका है cos x अपॉन रूट में 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 3 नंबर में इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। और कम स्टेप का क्वेश्चन है बहुत ही। तो अगर हम बेसिक ही इस पे अगर बात करते हैं, तो देखो ऊपर cos x लिखा है, नीचे रूट में कोई वैल्यूज है। तो आप जब भी ऐसा हो, तो एक बार जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहे हैं, तो आप उसका डिफरेंशिएशन जरूर सोचें। जैसे साइन का कितना है, cos x है, तो बस आप इसमें पुट कर दें, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी। तो इसमें आपको किसको पुट करना है, यहाँ पे साइन एक्स को। साइन एक्स को एक बार के लिए हम क्या मान लेते हैं, t। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन यानी अवकलन जो होता है, वो कितना होता है, cos x। पहले हम उसका डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, cos x इनटू में कितना, dx। और जब तक आप t मानते हैं, तब तक इधर कितना लिख दें, dt। ठीक है, ये इतना आप 12th में सब पढ़ते हैं, तो ये पता है कि हम कैसे डायरेक्ट लिखते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखते हैं cos x, और फिर इधर dx से कर देते हैं, और t की तरफ dt। जिस दिन ये t स्क्वायर पुट करते हैं, पहले t स्क्वायर का 2t करते हैं, फिर dt करते हैं। तो आप देखो, ऊपर आपके पास cos x इंटू dx है क्वेश्चन में, cos x इंटू dx। और यहाँ पे कितना है, cos x इंटू dx। तो इंटीग्रेशन में जब आप वापस पुट करेंगे, तो इस cos x इंटू dx की जगह तो कितना आ जाएगा आपका, dt। यहाँ कितना आ गया, dt अपॉन रूट में 4 को मैं लिख दूं 2 का स्क्वायर। एक ही बात है भाई, 2 का स्क्वायर। और साइन इनवर्स x को आपने क्या माना था, t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो इस पे अपना फॉर्मूला क्या लगेगा, dt को एक बार dx बोल रहा हूं, dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a, बस ये होता है। तो अब देखो, इस a की जगह यहां कितना आया, 2। इस x की जगह यहां कितना आया, t। तो आपका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा इसका, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन इनवर्स x की जगह कौन है, t, तो t आ जाएगा अभी अपॉन a की जगह कितना है, 2 प्लस c। बस दोनों को कंपेयर करवा लें और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लें। और ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स t कितना कहा था आपने, साइन x और 2 प्लस c। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको साइन x को पुट करना है। बस इतना ही याद रखना है कि साइन x को क्या करना है, पुट करना है। इसमें चॉइस थी, ठीक है ना, 2019 में इसमें चॉइस दी है। तो इसका जो सेकंड पार्ट था, जो चॉइस वाला है, उस पर भी अपन अभी बात करेंगे। तो इसमें जो चॉइस वाला था आपका, वो है x tan इनवर्स x। इंटीग्रेशन में है x इंटू tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x है। तो जब भी दो फंक्शन हो, x के हो चाहे दोनों y में हो, अगर वो मल्टीप्लाई में है, तो आईलेट वाला रूल लगता है, फर्स्ट सेकंड वाला। कौन सा रूल लगेगा, आईलेट का, आईलेट वाला रूल लगेगा। यानी इनटू में, मल्टीप्लाई में जब भी दो फंक्शन आ जाएं या 2 से ज्यादा 3 आ जाएं, तो आईलेट आप लगाएं। तो आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स का मतलब साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स। एल का मतलब लोगारिथमिक, लॉग यानी लघुगुणक वाले लॉग एक्स है। ए का मतलब एल्जेब्रिक, जिसमें बीजीय व्यंजक आते हैं, एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, एक्स प्लस 2 ऐसे फंक्शन। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और ए का मतलब एक्सपोनेंशियल, e की पावर एक्स, ए की पावर एक्स या 2 की पावर एक्स, ऐसे वाले फंक्शन होते हैं।
तो जब आपने पढ़ा तो उस टाइम आपको बताया होगा कि इनवर्स हमेशा फर्स्ट होता है। इस लिस्ट में जो भी पहले ऑर्डर में आता है, जैसे आई सबसे पहले है, तो ये हमेशा फर्स्ट माना जाएगा। बाकी हम फर्स्ट उस फंक्शन को मानते हैं जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता हमें। ये फर्स्ट सेकंड रूल ही तभी लाएगा कि हमें डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन नहीं आया, तो हमें उसका डिफरेंशिएशन करते हैं आगे चल के। तो रूल के हिसाब से भी फर्स्ट किसको मानना है? tan इनवर्स x को, जो सबसे पहले ऑर्डर में है, और ये अपने आप सेकंड हो ही जाएगा उसके बाद में। अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है फर्स्ट सेकंड का कि जो भी फर्स्ट आपने माना है उसको आप सेम टू सेम लिख लो। तो हमने tan इनवर्स को सेम लिख लिया भाई, इनटू जो सेकंड फंक्शन आपने कहा था उसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। सेकंड फंक्शन का क्या करना है? समाकलन। तो x का समाकलन, x का समाकलन जो होता है वो x की पावर 2/2 होता है। या x की पावर कितनी है भाई? 1। तो x की पावर n लगाते हैं इस पे हम, तो ये कितना हो जाएगा? x² माइनस और इंटीग्रेशन आप वापिस लगा लें। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि आप फर्स्ट को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे? फर्स्ट को, और सेकंड का क्या करना है? आपको इंटीग्रेशन करना है, यानी समाकलन करना है। फिर माइनस लगाएं और एक इंटीग्रेशन का साइन भर ले। हम मेथड के हिसाब से डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब वापिस क्या करना है? जो फर्स्ट फंक्शन जो आपने यहां पे छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी अवकलन करना है। रूल फिर से सुन लें, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी समाकलन, यहां अंदर क्या करेंगे? पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है? 1/1 प्लस x², और इनटू फर्स्ट का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, और सेकंड का क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन। तो देखो यहां पे जो किया था ना वही लिखना आपको, वापिस से बार बार नहीं करना, जो यहां आएगा वही आएगा। तो कितना आएगा? x² dx। तो इसको हम लिख सकते हैं x² इंटू tan इनवर्स x/2 माइनस, इसमें 2 को बाहर ले आते हैं, कांस्टेंट है 1/2 बाहर आ गया, ऊपर कितना होता? x² अपॉन कितना होता? 1 प्लस x²। अब यहां से आपके पास दो ऑप्शंस है। एक रूल तो ये कहता है कि जब भी आपको ऐसा मिले जिंदगी में, जब भी आपको ऐसा दिखे कि न्यूमरेटर में x की पावर और डिनोमिनेटर में यानी अंश और हर में x की पावर बराबर हो या अंश की ज्यादा हो, ऊपर वाले की घात ज्यादा हो नीचे वाले से, या दोनों बराबर हो, तब आप हमेशा डिवाइड मेथड यूज लें, भाग विधि, भाग दे सकते हैं। और भाग से बचने के जो तरीके होते हैं, मैंने 3-3, 4-4 मेथड बताए हैं भाग से बचने के। आप इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स में देख सकते हैं, मेरे जो नेवी एयरफोर्स के वीडियोस हैं उसमें। उसके तरीका पहला क्या था कि हम इसमें एक जोड़ें और एक घटाएं। मेथड का नाम था, फंडा जो था उसका नाम था जैसा हर वैसा अंश, जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर। तो नीचे 1 प्लस x² था, तो मैं भी ऊपर भी 1 प्लस x² बनाऊंगा अपना। तो 1 मेरे पास था नहीं, घर से लगाया, इसलिए मैंने -1 भी किया ताकि बैलेंस रहे दोनों का। अब यहां से आपको क्या करना है? बस सेपरेट करना है इसको। यहां से आपको क्या करना है? बस इसको सेपरेट करना है। जैसे आप सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस x² में आप किसका डिवाइड लगाओगे? 1 प्लस x² का। -1 में किसका लगाओगे? 1 प्लस x²। ये क्या हो जाएगा भाई? कैंसिल। ठीक है भाई, यहां से एक स्टेप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझ जाना इस बात को। -1/2 देखो, 1 प्लस x² से 1 प्लस x² कैंसिल, तो अंदर कितना बचा? 1। बार कौन मल्टीप्लाई में है? dx, यानी 1.dx यानी dx, और dx का समाकलन यानी इंटीग्रेशन कितना होता है? x माइनस, यहां 1/1 प्लस x² है, तो 1/1 प्लस x² का जो समाकलन इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? tan इनवर्स x प्लस c। बस ये आपका आंसर है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें कॉमन लेके दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, tan इनवर्स और tan इनवर्स को साथ में कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दें, यहां छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन है अपना 22 का, वो आपका है चैप्टर नंबर 11 से, एरिया वाले से, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलन के अनुप्रयोग, एरिया जिसमें हम निकालते हैं उससे है। और जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में 2019 में। तो इसमें आपको एक तो परवलय की इक्वेशन दी है अभी, परवलय यानी पैराबोला दिया आपको, और ये इक्वेशन है x² = 4y, x² = 4y। और एक इसके साथ रेखा की इक्वेशन दी है, यानी लाइन की दी है आपको, लाइन की इक्वेशन दी है।
y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। ठीक है ना। अब ऐसा क्वेश्चन बुक में जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें नहीं है, पर इसे मिलता जुलता है। वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x बराबर 3 है। एक्स वाई का इंटरचेंज किया है, पहला ही जो एग्जांपल है शायद वही है, बस चेंज कर दिया एक्स वाई को। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन उठाया ये। तो सबसे पहले हमें पैराबोला दिया है और एक लाइन दी है। तो सबसे पहले कई कंफ्यूज रहते हैं कि हम बहुत से क्वेश्चंस में प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं यानी इंटरसेक्ट पॉइंट निकालते हैं, कई बार नहीं निकालते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर क्वेश्चन देखते हैं कि यहां निकाल लें या नहीं निकालें। तो देखो पहली जो इक्वेशन है उसमें x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, दूसरी जो इक्वेशन है उसमें y आ रहा है बराबर कोई कांस्टेंट है। जब तक दोनों इक्वेशंस के अंदर x y न आए तब तक आपको इंटरसेक्ट पॉइंट की जरूरत नहीं है। इसमें नहीं है क्योंकि x y इसमें नहीं है, रेखा वाली जो इक्वेशन है उसमें x और y दोनों नहीं है। इसलिए आपका क्योंकि y बराबर कांस्टेंट होने का मतलब ये कोई पैरेलल लाइन होगी, समांतर रेखा होगी, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अपनी लिमिट आएगी। तो पैराबोला में हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आप पैराबोला में किसका टर्म है, एक्स स्क्वायर का। हमने पैराबोला के लिए दो ही डायग्राम सजेस्ट कर रखे हैं, एक तो आप ये सी वाली शेप बनाएंगे या यू वाली शेप बनाएंगे बस। तो एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, तो पैरा जो बोला होता है, परवलय जो होता है वो वाई एक्स के सिमेट्रिक होता है, वाई एक्स के सम्मित होता है। तो यानी कौन सी शेप बनेगी, यू वाली। जब भी एक्स स्क्वायर आएगा तो यू वाली शेप बनेगी। और y बराबर 3 का मतलब y के बराबर जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो वो रेखा, वो लाइन जो है वो y एक्स एक्स के पैरेलल होती है। उल्टा याद रखना है, y के बराबर कांस्टेंट है तो x एक्स के पैरेलल, x के बराबर जब कांस्टेंट है तो y एक्स के पैरेलल। तो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 कहां मिलेगा, या तो x0 y0 ऊपर 1 2 3 कहीं भी आप एक लाइन खींच दें, y इक्वल टू 3। और ये एरिया आपको बताना है, ये इधर वाला भी बताना है। तो इसका जो टोटल एरिया आएगा, कुल जो क्षेत्रफल आएगा, टोटल एरिया, लिमिट देखो हम इसकी लिमिट किस पे लेंगे, वाई एक्स के अकॉर्डिंग लेंगे। तो लिमिट कहां से, एक तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इधर एक साइड का निकालेंगे, इधर वाले के लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो एक तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लिमिट हो जाएगी 0 से 3 क्योंकि यहां से लेके यहां तक। और किसका एक्स डी वाई आएगा, क्योंकि जब भी हम वाई एक्स के अकॉर्डिंग लेते हैं तो एक्स डी वाई लिखते हैं और एक्स एक्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो वाई डी एक्स लिखते हैं। तो परवलय का क्या आ जाएगा भाई, एक्स डी वाई। तो 2 इंटू 0 से 3 एक्स डी वाई। एक्स डी वाई का मतलब होता है कि जो पैराबोला या परवलय की इक्वेशन है उससे एक्स की वैल्यू पुट करवानी है आपको। देखो तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 4y, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा रूट में 4y और ये हो जाएगा dy। तो 4 तो बाहर आ जाएगा भाई 2 और यहां कितना हो जाएगा रूट y dy। और इस पे आप x की पावर n लगा देंगे, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है 2/3, y की पावर कितनी आ जाएगी 3/2 और लिमिट 0 से 3। तो ये 2y3 तो आप बाहर ले आओ चाहे, ये कितना हो जाएगा 8/3, अंदर कितना हो जाएगा y की पावर 3/2 और लिमिट कितनी आपकी 0 से 3। तो जैसे आप लिमिट लगाएंगे इस पे तो ये कितना हो जाएगा आपका, मैं यहां लिख देता हूं इसका आंसर। इस पे अपन जब लिमिट लगाएंगे तो 8/3 तो बाहर है, इस y की जगह रखेंगे 3 तो 3 की घात 3/2 और 0 रखने पे 0। अब 3/2 घात का मतलब होता है 1 + 1/2, 1 + ½ होता है। तो 1 + ½ का मतलब जब भी ऐसी 3/2 घात आए तो एक बार वो वैल्यू लिखो, एक बार इनटू उसको रूट में लिखो। 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 8√3 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। तो ये इसका टोटल एरिया आ जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 22 था। 23 है वो भी इसी चैप्टर से है। तो बोर्ड में हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन है और कंटिन्यू है। आपको नंबरिंग भी यही मिलेगी, 22-23 लगभग इसी नंबर पे मिलेगा। तो आपका जो ब्लूप्रिंट है वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद भी होना चाहिए ताकि आप अच्छे नंबर्स ला सकें, थोड़ी सी कम मेहनत के साथ भी। तो आप बिल्कुल आइडिया रखें कि इस चैप्टर का क्वेश्चन इतने नंबर पे है, इस चैप्टर का इतने नंबर पे है। तो जो 23 का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आया है 2019 में, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछते हैं, बुक का नहीं है और थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन इन्होंने डाला है। क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं।
सेट के अंदर कोई अवयव लिख रहा है x कोमा वाई, सच डेट या ओब्लिक वाली लाइन लगा सकते हो आप, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 9। इस का एरिया निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाय, यानी ये जो इक्वेशन दी है इसका एरिया बताना है। तो थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस है, क्योंकि इक्वल की जगह क्या दे दिया आपको, एक तो इनइक्वालिटी का साइन दे दिया, यानी असमीका का चिन्ह। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं अपने एक दो, पर ये बुक में नहीं है, थोड़ा सा अलग है, पर आप समझेंगे तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा वाला क्वेश्चन ये है। तो जब भी इक्वेशन में ये इनइक्वालिटी का साइन आता है, यानी ये असमीका वाला चिन्ह जो आता है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ऐसा जब भी आता है तो सबसे पहले आप उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखें। उसको किस में पलटे, इक्वेशन में। इक्वेशन में पलटने का मतलब आप बराबर का चिन्ह लगा लें एक बार के लिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इजिकल टू 1, और ऐसे इसको भी लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 9। ठीक है, पहले आप इक्वल का साइन लगा लें एक बार। अब ये किसकी इक्वेशन बन गई, इलिप्स की। तो इलिप्स की इक्वेशन बन गई, तो देखो किसका डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, x के नीचे, ये 9 है और ये 4 है, तो 9 बड़ा है, और 9 किसके नीचे बड़ा है, x के। तो यहां से हम a की वैल्यू कितनी लेने वाले हैं, 3, क्योंकि ये होता है a स्क्वायर 9 है, a का मान 3, और इससे कितना आ जाएगा, b का 2। और सर्किल की इक्वेशन में हम दो ही चीजें पता करते हैं, एक तो सेंटर यानी उसका जो केंद्र होता है वो 0 0 यहाँ पे वर्त का, और एक इसकी त्रिज्या रेडियस वो कितनी है, 3। a स्क्वायर 9 है, तो a का मान या r का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये दो चीजें आपको पता करना है। अब देखो इसका जो डायग्राम बनेगा, हमें पता है जो इलिप्स है उसमें x के नीचे की बड़ी वैल्यू थी, तो जो दीर्घ x है, जो मेजर x है, वो x अक्ष के अकॉर्डिंग आएगी। तो ये वाली दीर्घवृत्त में दो ही शेप है, तो जिसमें आपकी ये वाली शेप बनेगी, लेटा हुआ आलू, ठीक है ना, ये वाले शेप बनेगी आपका लेटा हुआ आलू या खड़ा आलू, दो ही टाइप की शेप आपको याद रखनी है हमेशा। तो ये a की वैल्यू है यहाँ पे 3, या इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 3,0, और ये b की वैल्यू है 2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,2। अब जो सर्किल है उसका सेंटर है 0 0, यानी यहाँ पे है, और रेडियस कितनी है, 3। तो ये भी क्या, ये यहाँ पे कितना है, 3, ये भी 3 यूनिट लेंथ है, तो सर्किल की भी रेडियस भी कितनी है, 3। तो यानी सर्किल इस पॉइंट से जाएगा, इधर से इस पॉइंट से जाएगा, परंतु यहाँ कितनी है, 2। तो यानी सर्किल जो आएगा वो इधर से तो पास होगा, इस पॉइंट से तो आपका ऐसे जाता हुआ, पर इसके ऊपर से पास हो जाएगा, बाद में इस पॉइंट से गुजरेगा क्योंकि रेडियस 3 है, और नीचे यहां से निकल जाएगा। तो ये सर्किल आएगा बाहर वाला, ठीक है ना। अब जो एरिया निकालना है वो आपको ये निकालना है, ठीक है ना, इस साइड का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया बताना है। तो हम एक भाग का निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, और उतना ही ये है। तो हम केवल एक साइड का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन क्वेश्चंस में कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यही एरिया है, हमें क्या सपना आएगा एग्जाम में कि ये वाला एरिया ही निकालना है, तो इसका पता कैसे करें। बहुत से क्वेश्चन इस झंझट को छोड़ ही देते हैं, याद ही रख लेते हैं कि हाँ सीधा सीधा मुझे ये एरिया निकालना है, परंतु आप पता कैसे करें वो चीज मैं आपको बताऊंगा, जो आपको क्लास में बहुत ही कम मिलता है सुनने को। तो हम ये एरिया कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये इसकी ये बेसिक इक्वेशन है, ये आपको डिसाइड करके देगी। तो ये पॉइंट कितना था अपना 0,2, ये वाला कितना होगा 0,3, क्योंकि रेडियस सर्किल की 3 है भाई यहां तक, तो ये वाई एक्स 0.03। आपको क्या करना है कि इस एरिया में कोई भी एक पॉइंट सोचना है, चाहे इधर सोचे चाहे इधर सोचे, इसका एक पॉइंट सोचना है इसके बीच में, और वो इसमें पुट करवाना है। अगर वो इसको सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वालिटी को, यानी असमीका वाली इक्वेशन को, तब तो आपको वो लेना, नहीं तो वो नहीं लेना। तो देखो यहां पे हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहां है इस पॉइंट पे, देखो इस वाले पॉइंट पे x कितना है 0 और y कितना है 2। सर ये कहां से है x0 y2, देखो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है 0 2, तो पहला मान x का होता है और दूसरा y का होता है। ऊपर वाला ये जो पॉइंट है ऊपर वाले में क्या है x0 और y कितना है 3। हमें कोई बीच में सोचना है, आपको बस कोई बीच में एक पॉइंट यहां सोचना है। तो यहां ये पॉइंट सोचेंगे तो आप क्या लिखेंगे, x तो 0 ही रख लें, यहां x कितना है 0, और इसके बीच में 2 और 3 के बीच में y सोच लें आप 2.5। ये पॉइंट हमने ले लिया x = 0। तो पहले तो आप सोचे कैसे, ठीक है, इसमें फिर भी ये पॉइंट था इसलिए अपने थोड़ा सा आसान होगा। अगर इधर सोचना होता तो हम इन पॉइंट्स को या कोई भी पॉइंट सोच के उस इक्वेशन में रख के y की वैल्यू पता करते हैं, उससे पहुंचते हैं, पर यहां में डायरेक्ट मिल गई ये 2 पॉइंट, तो हमने इनके बीच में आसानी से सोच लिया 2.5।
अब ये जो वैल्यूज है x का मान 0 और y का 2.5 आपको ये इस इक्वेशन में पुट करवाना है। कौन सी में? एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल 1। इसमें x की जगह जैसे आप 0 रखोगे तो ये पूरा पार्ट 0, और यहां y की जगह कितना रखोगे? 2.5। y स्क्वायर है तो y 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6.25 बटे 4। तो 6 में जब आप 4 का भाग देंगे तो 1 से बढ़ाएगा भी। तो ये यही तो कहना चाह रहा है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी 6.25 अपॉन 4 क्या है? ग्रेटर देन इक्वल। तो ये ट्रू हो गया भी, आपका सत्य है। 6.25 बटे 4 किससे बड़ा है? 1 से। इसका मतलब ये पॉइंट इस इनइक्वालिटीज ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आपको यही एरिया बताना है, और ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। आप पुट करके देख लें। तो जब भी इनइक्वालिटीज की इक्वेशंस आए तो आप उस एरिया का कोई पॉइंट उसमें रख के चेक करें, या अपना डायरेक्ट याद रखें। तो आपको पैटर्न आना चाहिए बेसिक कि मैं चेक कैसे करूंगा, पॉइंट कैसे लूंगा, वहां तक कैसे पहुंचूंगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले आप मान लो अगर हम यहां ना लेके इधर लेते तो आप यहां x की वैल्यू कोई बीच में सोचते हैं, वो इक्वेशन में पुट करते हैं इसकी, और y का पता कर लेते हैं, फिर ऊपर वाले में पुट करके उसका पता करते हैं, दोनों वैल्यू होती, फिर बीच का आप कोई मान सोच लेते हैं। x ऐसी स्थिति में x आप फिक्स रखें, y थोड़ा सा कम ज्यादा बढ़ा लें उनके बीच में अपनी सहूलियत के हिसाब से या अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो इसका मतलब पहली बात ये समझ में आए कि ये एरिया हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यही अपने को निकालना है इस इनइक्वालिटीज ऑफ साइन के अकॉर्डिंग। अब इसका जो टोटल एरिया आएगा, कुल क्षेत्रफल जो आएगा, एक तो हमें 4 से गुणा करना था भाई। कितने से गुणा करना है? 4 से। अब देखो हम लिमिट लेंगे यहां से लेके x के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहां से लेके यहां तक। तो यहां 0 और यहां कितना है? 3। तो लिमिट आ गई 0 से 3। ऊपर वाला ग्राफ किसका है? सर्किल का। तो वर्थ का y dx, सर्किल का y dx माइनस, क्योंकि हमें ये खाली भाग नहीं चाहिए भाई, ये व्हाइट वाला ये एरिया नहीं चाहिए, तो हम घटाएंगे। ये घटा के कौन देगा अपने को? इलिप्स। इसकी भी लिमिट कितनी रहेगी? 0 से 3। दीर्घवृत्त का y dx, ये आप घटा देंगे, दीर्घवृत्त का y dx। तो देखो भी कैसे आ जाएगा? 0 से 3 वर्थ का y dx। तो बोलो वर्थ की इक्वेशन से, ये रही वर्थ की इक्वेशन। यहाँ पे यहां से y पुट करना, तो x स्क्वायर उधर जाएगा भी, तो y स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x y बराबर कितना जाएगा? रूट में, दोनों तरफ स्क्वायर रूट काट देंगे भी, तो y बराबर कितना जाएगा? रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 से 3, 0 से 3 दीर्घवृत्त का y dx। तो देखो दीर्घवृत्त की ये इक्वेशन है, और इससे y बनाना है। इससे क्या बनाना है? y। मैं ये डायग्राम मिटा देता हूं भाई, अब तक आपको समझ में आ गया होगा। आप बैक करके वापस देख सकते हैं वीडियो को। तो देखो इससे हम y कैसे बनाते हैं, मैं फिर समझा देता हूं, क्योंकि काफी स्टूडेंट को ये समस्या रहती है कि हमें y चाहिए तो y स्क्वायर अपॉन 4, तो एक्स स्क्वायर को उधर जाना पड़ेगा भी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 9। अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें इस साइड तो कितना आ जाएगा? 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y स्क्वायर अपॉन 4, ये कितना हो जाएगा? 4 इससे गुणा में चला जाएगा भी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 9। तो y कितना आ जाएगा? इसके ऊपर रूट लगा लेंगे, ये y स्क्वायर है तो y इस पे रूट आ जाएगा भी, तो 4 का बाहर 2, 9 का 3, अंदर कितना आ जाएगा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2/3, तो हम बाहर लिख रहे हैं, रूट में कितना आ जाएगा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे आप y की वैल्यू पता करेंगे भाई। अब देखो ये इंटीग्रेशन का साइन और अंदर वाली वैल्यू, यहां भी इंटीग्रेशन का साइन अंदर वाली सेम है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है? एक बार हम सोचें तो आप तो या तो 2 बार फॉर्मूला लगाओ इसके ऊपर, आप कितनी बार लगाओ? 2 बार, या सीधा ही इसके इंटू में कितना है? यहाँ 1, और इसका कितना है? 2/3। तो 1 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा आपका? 1/3। 1 में से 2/3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 3 माइनस 2 यानी 1/3। तो आप 2 बार फॉर्मूला ना लगा के इस 1 में से 2/3 घटाएंगे तो 1/3 आएगा, वो 1/3 आपका बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में आपके पास क्या बचेगा? 0 से 3 रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। हमने थोड़ा शॉर्ट कर लिया, चाहे तो आप 2 बार अलग बार फॉर्मूला लगा लें, या इसमें डायरेक्ट घटा के अपना काम कर लें, तो आपकी स्टेपें बहुत बचेंगी यहाँ पे। तो पहले वाले इंटीग्रेशन में दूसरे इंटीग्रेशन को घटा लिया, आपस में कोफिशिएंट को घटा लिया बस। जैसे यहाँ x लिखा होता और यहाँ 2/3 x लिखा होता, तो ये 1/3 x, और x कौन है आपका? 0 से 3 इंटीग्रेशन और रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उस वैल्यू को हमने डायरेक्ट, ताकि फॉर्मूला एक बार ही लगाना पड़े। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 4/3। 4/3 आपका बाहर है,
इस पे फॉर्मूला लगा लेंगे। इस पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला होता है एक्स वाई टू इंटू रूट में ए स्क्वायर यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 9/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी 3 और लिमिट 0 से 3। तो ये हो जाएगा 4/3। पहले अपर लिमिट लगाते हैं, ऊपर वाली तो 3 यहाँ रखोगे। तो देखो यहाँ इस x की जगह जैसे 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, बाहर वाले को भी 0, देखो पूरा 0 प्लस 9/2 है। इस x की जगह 3 लिखोगे तो 3/3 1 और साइन इनवर्स 1 कितना देगा, π/2 यानी साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है इसलिए π/2 माइनस अब लोअर लिमिट x की जगह 0, अंदर वाला जो भी थे बाहर 0 0, साइन इनवर्स 0 भी 0, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो ये बचा आपका 4/3 इंटू 9 π/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 9 को 3 बार काटेगा तो 3 पाई। ये आपका इसका एरिया आ जाएगा स्क्वायर यूनिट 3 पाई। अगला क्वेश्चन अपन लेंगे जो वेक्टर वाले से है आपका सदिश वाले चैप्टर से। इस पे भी आपका एक क्वेश्चन आता है हर बार 3 नंबर का, और जिनको पता है ब्लूप्रिंट का अच्छे से उनको ये भी पता है कि टोटल ये चैप्टर 7 नंबर का आता है वेक्टर वाला, जिसमें एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं और एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 3 नंबर वाला सी सेक्शन में एक क्वेश्चन है और इस बार तो इसमें चॉइस भी दी है आपको, 2 क्वेश्चन में से एक करना है। तो देखो भाई क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 24 में, आपको दे रहा है कि ए क्रॉस बी बराबर क्या दिया है, सी क्रॉस डी। ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस डी दिया है और एक ए क्रॉस सी बराबर दिया है बी क्रॉस डी। ये 2 वैल्यूज आपको दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये पहले पार्ट पे हम बात कर रहे हैं और फिर कह रहा है कि आप प्रूव कर दो, सिद्ध कर दो कि ए माइनस डी, एक तो ये वेक्टर दे दिया भाई और एक बी माइनस सी, ये 2 वेक्टर, ये 2 कंडीशन दे दी और कह रहा है कि आपको प्रूव करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो सबसे पहले बात, जब भी क्वेश्चन में कहीं ऐसा सुनने को मिले कि 2 वेक्टर जो है वो समांतर हैं यानी पैरेलल हैं, तो आप सोचेंगे कि कब होते हैं 2 सदिश समांतर होते हैं, तो क्या कंडीशंस होती है उनके बीच में। अगर 2 सदिश पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। कितना हो जाएगा, एक तरीके से 0 वेक्टर या 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। अगर 2 सदिश समांतर है तो उनका सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर आएगा। तो बस आपको क्या करना है, इसको क्या दिखाना है, 0। इस वैल्यू को कितना दिखाना है भाई, 0। तो आप एक साइड क्या ले लेंगे, चाहे LHS बोल लें आप उसको, a माइनस बी, या आप सीधा ही ले लें a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी। जिन दो सदिशों को समांतर करवाना चाह रहा था, पैरेलल प्रूफ करवा रहा था, अगर उसको आपने उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 ला दिया तो वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल क्या दिखाना है आपको, केवल 0 दिखाना है। तो देखो पहले ए किससे होगा, बी से, तो कितना आएगा, ए क्रॉस बी। फिर ये ए माइनस सी से होगा तो माइनस ए क्रॉस सी। डी किससे होगा, बी से, तो माइनस डी क्रॉस बी। और माइनस डी माइनस सी से होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये कितना बन जाएगा अभी, मैं यहां लिख देता हूं, ये डी क्रॉस सी। पहले ए को बी से किया, फिर ए को सी से, फिर माइनस डी को बी से, फिर माइनस डी को माइनस सी से, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखो, अब इसमें आपको क्या करना है, ये ए क्रॉस बी है, देखो ऊपर ए क्रॉस बी की कुछ वैल्यू दी है इसने, ये आप पुट कर लें। ए क्रॉस बी की जगह आपने क्या लिखा, सी क्रॉस डी लिख लिया। क्या लिख लिया, सी क्रॉस डी। आगे माइनस, आगे क्या लिख रहा है, ए क्रॉस सी। तो आपको ए क्रॉस सी भी दिया क्वेश्चन में, क्या दिया है, बी क्रॉस डी के बराबर, बी क्रॉस डी के बराबर। अब देखो यहां क्या लिखा है, माइनस डी क्रॉस बी। और यहां अगर इस जब भी क्योंकि सदिश गुणनफल जो है वो क्रम विनिमय जो होता है, कम्यूटेटिव लॉ जो होता है उसका पालन नहीं करता। ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है माइनस बी क्रॉस ए। अगर आप वेक्टर को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का फर्क पड़ जाएगा उसके ऊपर।
तो ये जो है डी क्रॉस बी, इसको हम लिखने वाले हैं बी क्रॉस डी, तो माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस में। ऐसे ये डी क्रॉस सी है, जब इसको हम सी क्रॉस डी लिखेंगे तो चिन्ह पलट जाएगा, तो माइनस सी क्रॉस डी, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका, 0 या 0 वेक्टर। इसका मतलब दोनों सदिश क्या हो गए आपके, पैरेलल हो गए। बस यही आपको प्रूफ दिखाना है। तो पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और वो कितना आ जाएगा आपका, 0 या 0 वेक्टर, 0 वेक्टर आ जाएगा। उसका मतलब दोनों सदिश क्या हो जाएंगे भाई, पैरेलल हो जाएंगे, यानी समांतर हो जाएंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो और भी आसान पूछा है, जिसमें आपको चतुष्फलक के 4 शीर्ष दे रहा भाई, कितने शीर्ष दे रहा है, 4 चतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रॉन के 4 वर्टेक्स दे रहा है, जिसमें एक तो O दे रहा है 0 0 0, जिसमें A दे रहा है एक वर्टेक्स 1 2 1, और एक B दे रहा है 2 1 3, और एक C दे रहा है 1 1 2। कोई भी चतुष्फलक है, कोई चतुष्फलक है यानी टेट्राहेड्रॉन है जिसके 4 वर्टेक्स दे रहा है और उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन क्या पूछ रहा है, केवल चतुष्फलक का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो बस इसका आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/6 इंटू बॉक्स में क्या लिखा हुआ था, ABC। बॉक्स ABC का मतलब क्या होता है भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अदिश त्रिक गुणनफल। तो बस इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको 3 वेक्टर्स निकालने और उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना, अदिश त्रिक गुणनफल। तो देखो A वेक्टर क्या है, A वेक्टर किसके बराबर होता है, OA के, ठीक है भाई, किसके बराबर होगा, OA का पोजीशन वेक्टर होता है A, OA का मतलब है A माइनस O। तो देखो A के 1 2 1 है और O क्या है 0 0, तो 0 0 को जब आप घटाओगे, एक में से 0 घटाओगे तो 1 आएगा, 2 में से 0 घटाओगे तब भी 2 आएगा, 1 में से 0 घटाओगे तो 1। तो आपको केवल A वेक्टर का मतलब ये जो A वर्टेक्स दिया इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। और वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, पहले को i कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे को j कैप से और तीसरे को k कैप से। ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखे हुए हैं, अभी वैसे कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लाना है। तो कितना हो जाएगा, एक को i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो i कैप प्लस 2 j कैप और प्लस k कैप। ऐसे ही b वेक्टर का मतलब OB वेक्टर का मतलब b वेक्टर है, तो इसको आप लिखेंगे 2i प्लस j प्लस 3 k कैप, यानी i j कैप से इनको मल्टीप्लाई कर ले भैया, बस सीधा सीधा। c का मतलब OC i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप, ये आ गया। अब आप इस बॉक्स ABC की वैल्यू निकाल लें। तो बॉक्स ABC कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये हम डिटरमिनेंट से निकालते हैं हमेशा, सारणिक से। सारणिक से कैसे निकालते हैं, पहले A वेक्टर लिखा है तो A वेक्टर में जो i j k कैप के जो कोफिशिएंट होते हैं, जो गुणांक होते हैं वो लिखते हैं। i कैप का कितना है 1, यहाँ कितना है 2 और यहाँ 1। ऐसे ही फिर B वेक्टर है तो B के लिखते हैं 2 1 3, और C के कितने लिखेंगे 1 1 2। बस इस डिटरमिनेंट को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है अभी। तो पहले हम 1 के अकॉर्डिंग खोलेंगे, 1 के अकॉर्डिंग, तो ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे। तो ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, और 1 3 से होगा, 1 3 से -3, आगे कितना है -2। ये इससे होगा तो ये वाली रो और ये कॉलम, ये वाला कॉलम और ये रो छूटेगी, तो 2 2 से गुणा होगा 4, -3 1 गुणा होगा 3 से, आगे कितना अभी +1। इसके अकॉर्डिंग खोलेंगे तो ये वाली रो छूट जाएगी भाई आपकी, ये रो छूटेगी और ये कॉलम छूटेगा, तो ये 2 -1 आ जाएगा, 2 -1। तो 2 में से 3 घटाओगे तो -1, 4 में से 3 घटाया 1 और 1 को करोगे तो -2 और ये +1, 1 से 1 कैंसिल यानी -2। अब वॉल्यूम जो आएगा वो नेगेटिव नहीं होगा तो आप इसका मोड ले लेंगे -2 का यानी +2। अब इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे, 1/6 इंटू बॉक्स ABC की वैल्यू, बॉक्स ABC की कितनी आई 2, तो कितना आ जाएगा इसका वॉल्यूम भाई 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव आया आप उसको पॉजिटिव बना लेंगे भाई मॉडल्स की हेल्प से, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं आएगा आपका। अब अपना इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 25 का, वो हमेशा 25 नंबर पे जो आता है वो आपके ग्राफ वाले से आता है, 15 के चैप्टर से, LPP से, और फिक्स है 3 नंबर का एक ग्राफ का क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा, और इस साल वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका आया है।
तो इसमें आपने चतुष्फलक का आयतन निकाला था, बस उसका आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले 1/6 इंटू बॉक्स एबीसी, और बॉक्स एबीसी का मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी अदिश त्रिगुणनफल, और उसका हम निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट की हेल्प से डायरेक्ट, बस तो वो वैल्यू निकाल के आपको रखनी है फॉर्मूला में। तो लास्ट अपना जो क्वेश्चन है 25 का, उसमें आपको एक z दे रखा है भाई 20x + 30y, व्यवरोध दे रखे हैं, कॉन्स्टेंट आपको दे रखे हैं, वो दे रखे हैं x + 2y <= 20, इक्वेशन 1 कह लो इसको, और 3x + 2y, 3x + 2y <= 30, इसको इक्वेशन 2, और एक x > 0 और y > 0 ये दे रखा है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आपका। तो देखो इसमें हम सबसे पहले जो भी ये व्यवरोध लिखता है, कांस्टेंट आपको जो वैल्यूज देता है, इसके अकॉर्डिंग हम पहले इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनाते हैं? जो ये लेस देन का साइन होता है इसकी जगह इक्वल का साइन भरते हैं। तो पहले इक्वेशन 1 से बनाते हैं, क्या आ जाएगी? x + 2y = 20। फिर इससे बनाते हैं 3x + 2y = 30, और इनसे आ जाएगा x = 0, y = 0। अब इन लाइन को जब हम ग्राफ में खींचेंगे तो आप यहीं पे एक छोटी सी टेबल बना लें अपनी, उसी के सामने, उसमें x और y भर दें, और एक इसकी टेबल बना लें x y, एक बार x 0 रख लें, एक बार y 0। तो देखो पहली इक्वेशन में हम इसमें x 0 रख रहे हैं, जैसे x 0 रखोगे तो ये 0, तो 2y बराबर कितना बचा? 20। 2y बराबर 20 है तो y कितना आने वाला है? 10। अब यहाँ y 0 रखेंगे, y 0 होते x बराबर कितना बच गया? 20। ऐसे इसमें x 0 रखोगे तो 2y बराबर 30, तो y बराबर कितना आने वाला? 15। फिर आप y 0 रखोगे, y 0 करते ही 3x बराबर 30, x कितना आ जाएगा? 10। बस यही पता करना है। अब इसका जो ग्राफ है, यहीं पे बना देता हूं भाई मैं, आप ग्राफ पेपर पे अच्छे से बना सकते हैं पूरा पैमाना लेके। एक जो बड़ा खाना होता है ग्राफ का, उसको आप 1 यूनिट मान लें, या क्योंकि 10 तक 20 तक है आप 5-5 भी मान सकते हैं, पर मैं यहाँ पे रफली दिखा रहा हूँ। हमें 2 पॉइंट पता करना। पहले इस लाइन की बात करें, x + 2y = 20 वाली लाइन की बात करें। देखो पहले इस पॉइंट की बात करें 20, 0, x का मान कितना है? 20, और y कितना है? 0। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ आने वाला है? जिस भी बिंदु का y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो x के ऊपर आएगा। तो x कितना है? 20। तो इतना के एरिया में एक बार ऐसे ही रफली ले रहा हूं, 20, 0 इतना, और ये कितना है? 0, 10। 0, 10 इतना 20 माना है तो उसका हाफ कर लो, आधा, ये हो जाएगा 0, 10, और इन दोनों पॉइंट से आप ये लाइन पास करवा देंगे बस। ऐसे अगली लाइन कितनी है? 10, 0, इतना 20 था तो इसका हाफ हो जाएगा 10, 0, और ये है 0, 15, तो यहाँ 10 था तो थोड़ा सा ऊपर ले लें 0, 15, और इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास करवा दें। ये मान लें भाई आप यहाँ पे ये लाइन है। अब इन लाइन का हमें फिजिबल एरिया यानी सुसंगत क्षेत्र देखना होता है कि ओरिजिन की तरफ होगा या उस साइड जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनकी जो इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटीज होती हैं, जैसे 1 और 2 हैं, इसमें x को 0 और एक y को 0 पुट करते हैं। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में x 0 और y 0 रखते हैं, <= 20 आ जाएगा, और सेकंड में रखेंगे तो ये भी 0 और 0 <= 30। 0 छोटा है 20 से और 0 छोटा है 30 से, दोनों क्या है? ट्रू है, सत्य हैं, क्योंकि 0 छोटा होता है 20 से और 0 छोटा होता है 30 से। यानी इनका जो एरिया किस साइड आएगा आपका? दोनों लाइंस का ओरिजिन की तरफ आएगा। पर हम कॉमन एरिया लेते हैं, कॉमन रीजन लेते हैं, तो ये वाला एरिया जो है इतना, ये दोनों का कॉमन बनेगा। अब एक तो ये पॉइंट चाहिए, एक ये पॉइंट चाहिए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है? दोनों लाइन कहां इंटरसेक्ट करती है, कहां प्रतिच्छेद? तो ये हमने निकाला नहीं है, अब निकाल लेंगे। तो अपनी जो लाइन थी, एक थी x + 2y = 20 और एक 3x + 2y = 30। आप ये पहले ही निकाल लें, इंटरसेक्ट पॉइंट हमेशा अपने दोनों को घटा दें, क्योंकि 2y अपने को सेम मिल रहे हैं पहले से। x में से 3x घटाओगे तो -2x, और 20 में से 30 घटाओगे -10, तो x कितना आ जाएगा भाई? 5। x का मान 5 आप यहां रख दो, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम x की जगह 5, तो ये 5 + 2y = कितना आ गया भाई? 20। तो 2y = 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 15/2। y बराबर कितना आ जाएगा? 15/2। तो आपका इंटरसेक्ट पॉइंट कितना आया? 5, 15/2। कितना आ जाएगा? 5, 15/2।
अब ये आपके कॉर्नर पॉइंट है, जहां जहां तक ये फिजिबल एरिया जाता है, सुसंगत क्षेत्र जहां जहां तक जाता है, जैसे इधर ओरिजिन तक आ रहा है, इधर इस लाइन तक जा रहा है, इधर यहां तक जा रहा है और इधर तक, तो ये जहां जहां ये पॉइंट है ये सारे कॉर्नर पॉइंट है। इसका ओ नाम है, इसको हम ए दे देते हैं, इसको बी और इसको सी। तो ये सारे कॉर्नर पॉइंट हम जेड में, तो उसके लिए आप एक टेबल और बनाते हैं एक्स्ट्रा, जिधर इधर आप क्या लिखते हैं हमेशा, कॉर्नर पॉइंट, जो आपके कोणीय बिंदु बोलते हैं हिंदी में, कॉर्नर पॉइंट। एक तो ओरिजिन आया अभी 0 0, एक ए आया 10,0 और एक बी आया आपका 5,15/2 और एक सी आया 0,10। इधर आप z लिखेंगे 20x प्लस 30y। तो पहले आप 0 0 रखेंगे, 0 0 का मतलब पहला मान x का होता है, दूसरा y का, तो x भी 0 y भी 0, तो इस x की जगह 0 रखेंगे और इस y की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 देगा। अगला x का मान कितना है 10, y का तो 0 है, तो y तो 0 हो जाएगा रखने पे, x 10 है, तो जैसे यहाँ 10 रखेंगे 20 को गुणा करेंगे 10 से तो 200। हम पहले c रख रहे हैं, x 0 है, y का यहाँ रखेंगे तो 300। अब बचा 5/15/2, देखो 20x प्लस 30y में x की जगह कितना रखना है 5, पहला मान है 5 तो प्लस 5, 30 गुणा y कितना है 15/2, 5 को 20 से करेंगे 100 और ये 2 से कटेगा तो 15, 225, यानी जुड़ के कितना हो जाएगा 325। इसमें अगले ने मैक्सिमम पूछा है अधिकतम, तो अधिकतम किस पॉइंट पे आ जाएगा, बी पॉइंट पे। और वैसे भी आप देख सकते हैं ये पॉइंट उधर सबसे ज्यादा दूर है, तो बी पॉइंट पे क्या आएगा मैक्सिमम। तो जब भी आप ग्राफ बनाएं तो करना क्या क्या, ग्राफ के अंदर जेड देगा, कांस्टेंट यानी व्यवरोध देगा, आप उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग क्या लिखें, इक्वेशन। इक्वेशन कैसे लिखते हैं, लेस देन के साइन हटा के उसकी जगह इक्वल भर लें, पहले तो आप ये काम करें। उसके सामने ये टेबल बन लें जिसमें एक बार x0 रख लें, एक बार y, और ट्रू फॉल्स भी चाहिए आप वहीं चेक करवा दो इक्वेशन ऑफ इनक्वालिटीज में, x0 और y0 रख के। फिर आप अगर लाइन एक से ज्यादा होती है तो उनके इंटरसेक्ट पॉइंट पता कर लो और फिर उन लाइनों का ग्राफ जहां काटे वो पॉइंट दिखा दो और उनका एरिया, अगर ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ, अगर फॉल्स है तो ओरिजिन के अपोजिट साइड यानी विपरीत डायरेक्शन में चला जाएगा। और उन कॉर्नर पॉइंट, फिर आप कॉर्नर पॉइंट पता कर लें और उन कॉर्नर पॉइंट को किस में रख लें, टेबल में। और आपका ग्राफ का जो क्वेश्चन है वो सबसे आसान क्वेश्चन माना जाता है। तो आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। आप सभी का धन्यवाद।